आप सभी का। तो युवा शरण में छिप गए, लेकिन जंगल की परियों की यह आवाज इस समय बाहर मौजूद थी। उनके डर का स्तर चरम पर पहुंच गया था। वे दीवार के कोने में खड़े थे और जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। खिड़की के बाहर भूत जैसी आकृति इधर उधर घूम रही थी, मानो घर में घुसने का तरीका खोज रही हो। कुछ मिनटों बाद छत पर एक हलचल हुई। युवाओं ने तुरंत टॉर्च की रोशनी छत की ओर डालकर ऊपर के वातावरण की जांच की। पूरी जगह पर रोशनी डालकर देखा कि कुछ भी गलत नहीं है। अभी के लिए पंख वाले प्राणी अंदर नहीं आ सकते। फिर वे खिड़की के बाहर इधर उधर हिलते रहे। उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। दो युवा कभी भी इतने असहाय और डरावने नहीं महसूस करते थे। वे बांसुरी से अनुरोध करते हैं कि उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और उसे मुआवजा देने की पेशकश करते हैं। हालांकि कोई उत्तर नहीं मिलता है। अचानक खिड़की के बाहर का भूतिया चित्र गायब हो गया। इसके साथ ही लकड़ी का दरवाजा जोर से हिलने लगा और स्वतंत्र मेज भी तेजी से कांपने लगी। स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की शक्ति का प्रभाव हुआ। अचानक उनमें से एक युवक की टॉर्च जमीन पर गिर गई। ध्यान से देखने पर उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं और उसका शरीर महिला प्रेत द्वारा नियंत्रित था। उसका दोस्त यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। इसके तुरंत बाद युवक की उंगली अचानक मुड़ गई और हड्डी टूटने की आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती थी। फिर पूरा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठ गया। हवा में कूदने के बाद जैसे कोई शाखा टूट गई हो, उसकी रीढ़ टूट गई। अपंग शरीर वापस जमीन पर फेंक दिया गया। उसका दोस्त उसे मदद करने के लिए घुटनों के बल झुक गया और बेहोश हो चुके साथी को देखा। उसे पता था कि उसका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस पल में वह बस जोर से प्रार्थना कर सकता था कि भगवान उसे बचा ले। हालांकि जैसे ही सुबह हुई, सभी हलचलें बंद हो गईं और घर में शांति लौट आई। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, खिड़की जोर से खुल गई। इस सपने में आकाश को चीरते हुए बीच बीच में बिजली चमक रही है, जिससे धीरे धीरे दरवाजे के बाहर से एक डायन अंदर आती दिखाई देती है। युवा पूरी तरह से भयभीत है और हिलडुल भी नहीं सकता। देखते देखते डायन उसके निकट आती जाती है। जब डायन उसके सामने होती है, उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। डायन की वह डरावनी चीख फिर से गूंज उठती है। एक कर्कश चीख के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। अगली सुबह एक पास के गांव का लकड़हारा पहाड़ों के बीच से लकड़ी इकट्ठा करते हुए गुजर रहा था। जब वह आश्रय स्थल के पास पहुंचा तो उसने पाया कि घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। इसलिए वह अंदर जांच के लिए गया और देखा कि दो युवक जमीन पर बेहोश पड़े हैं। लकड़हारा काफी देर तक आवाज लगाता रहा। तभी उनमें से एक ने धीरे धीरे आंखें खोली। युवक ने लकड़हारे से मदद की गुहार लगाई और फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद लकड़हारे ने दोनों युवकों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में एक समूह ग्रामीण युवकों के आसपास इकट्ठा थे। वे सब चुपचाप खड़े थे, ठीक होने के इंतजार में। कई घंटे बाद उनमें से एक युवक धीरे धीरे आंखें खोलता है। वह देखता है कि एक आदमी बिस्तर के सामने खड़ा है। आदमी उसका अभिवादन करता है और फिर कहता है, तुम पहले लेटे रहो, कुछ मत बोलो। तुम घायल हो और तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी हुई। युवक अस्पताल के बिस्तर पर बैठा पिछली रात की डरावनी घटना को याद कर रहा था। फिर उसने ग्रामीणों को घटनाओं का पूरा विवरण सुनाया। सुनने के बाद उस आदमी ने शिकायत की कि उन्हें वो जंगली मुर्गियां नहीं खानी चाहिए थी। युवक ने कहा, हाँ मुझे बहुत खेद है, लेकिन खुशी है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि आदमी ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। वह युवक की ओर ठंडे नजरों से देख रहा था, जिससे युवक को असहज महसूस हो रहा था। फिर आदमी ने डरावनी आवाज में कहा, नहीं, यह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने जंगल की मिट्टी पर आपके हाथों पर चिकन का खून लगा है। वे आपको आपकी पूरी बाकी जिंदगी में साथ देंगे। युवक स्तब्ध था। वह अत्यधिक निराश महसूस कर रहा था। उसे अफसोस हुआ कि उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसने सिर उठाकर देखा। उसकी बिस्तर के पास खड़ी नर्स ने चिंता मत करो, डॉक्टर ने तुम्हें दवा दी है। वैसे तुम्हें बता दूं कि यह लकड़हारा है जिसने तुम दोनों को बचाया। उसने तुम्हें शरण स्थल में ढूंढा और फिर बचाव दल को सूचित किया, जिन्होंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। युवक ने जॉफ का धन्यवाद किया, लेकिन जॉफ थोड़ा भ्रमित लग रहा था। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आप सब सुरक्षित हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने अभी अभी कब बात की? जब हम कमरे में आए तो कोई नहीं था और आपका दोस्त अब तक नहीं जागा। युवक अचानक अत्यधिक डरा हुआ था। क्षण भर में उसे एहसास हुआ कि जोफ सही कह रहे थे। यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। युवक को कुछ याद आया। उसने दरवाजे की ओर देखा। हे भगवान, उसने उन्हें देखा। वे वही गांव वाले थे। वे सब वहां खड़े थे और उन महिला साहसी में से भी थीं, जिन्होंने उससे कहा था कि वे उसके साथ जीवन भर रहेंगी। पता नहीं बचपन में आप में से किसी को समाज के युवाओं द्वारा तंग किया गया हो या नहीं। हमारे यहाँ पहले बहुत से बेरोजगार युवा समाज के लोग होते थे, जो हर दिन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पास की सड़कों पर खड़े होकर घर लौटने वाले छात्रों को रोकते थे। इन छात्रों के पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होती थी। उन्हें मजबूरन पैसे देने पड़ते थे। अगर पैसे नहीं होते थे तो उन्हें मार खाने से बचा नहीं जा सकता था। मैंने भी ऐसा अनुभव किया। तब मैं अभी प्राथमिक विद्यालय में था। लगभग हर दिन पास के गली में कुछ समाज के युवा रास्ते में पैसे मांगते हुए रोक लेते थे। वे हमेशा 3-4 के समूह में इकट्ठे होकर आने जाने वाले लोगों को रोकते थे। पैसे हैं, फिर भी तुम्हें नहीं दूंगा। किस हक से? फिर मुझे पीटा गया।
आपके पर्चे पर लिखे विज्ञापन का मतलब क्या है? आदमी ने कहा, हम सजा सेवा प्रदान करते हैं, आपकी मदद करते हैं किसी भी व्यक्ति को सजा देने में जिसे आप सजा देना चाहते हैं। इस समय मुख्य हॉल में बैठना और जो तुम नहीं देख सकते वो सब सच है। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास गया और पूछा, मैं कुछ लोगों को सजा देना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? उसने मुझे एक पुस्तिका दी और एक साथ कहा कि एक बार सेवा की पुष्टि हो जाने पर जो भी हो उसका मुझसे कोई संबंध नहीं होगा। मैंने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ हो सकता है। फिर उस पुस्तिका की ओर देखा। जैसे मेन्यू की तरह इसमें विभिन्न प्रकार के राक्षस और उनकी सेवा की कीमतें सूचीबद्ध थीं। 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते, 5 सिर वाले सर्प राक्षस आदि कई प्रकार के विचित्र राक्षस। प्रत्येक राक्षस की बुलाने की कीमत भी अलग अलग थी। यहाँ तक कि मृत्युदेव भी था, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मृत्युदेव को भी बुलाना संभव है? उसने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन एक बार जब मृत्युदूत को बुला लिया जाता है तो वह क्या करता है या क्या नहीं करता है ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये उस पर निर्भर करता है। मैं उस पुस्तिका को घूरते हुए सोचने लगा। शायद उसने देखा कि मैं संकोच कर रहा हूँ। उसने मेरा गला पकड़ते हुए बोला, अब तो तुम मान गए होगे, ये सब सच है। फिर उसने एक और जादू की मंत्रोच्चार की और पत्थर की आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। मैं जमीन पर गिरा और तुरंत उठकर उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने कहा, जब भी तुम्हें आवश्यकता हो मुझे फोन करना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा, मुझसे पूछो। कुछ दिनों बाद मैंने फिर उन गुंडों को गली में इकट्ठा देखा। मैं चुपके से उनके पीछे छिपकर उस आदमी को फोन किया। थोड़ी ही देर में गली काली होने लगी और फिर मैंने उन कुछ बदमाशों की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। मैंने चुपके से एक नजर डाली। उस पाषाण राक्षस ने उनकी गर्दनें पकड़ ली और उन्हें एक एक करके पागलों की तरह जमीन पर फेंक दिया। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वे फिर से पाषाण राक्षस के पैरों तले कुचल गए। गली में कैदियों की चीख और कराहें गूंज रही थीं। मैं भी दंग रह गया। थोड़ी देर बाद रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने उनकी चीखें सुनी और पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो वे कुछ गुंडे पहले से ही डर के मारे जमीन पर लेटे हुए थे और भारी सांसें ले रहे थे। पुलिस ने देखते ही अनुमान लगाया कि वे लड़ाई में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें एक राक्षस ने हमला किया। पुलिस ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें हथकड़ी लगाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। उन्हें मानसिक उपचार भी लेना होगा, क्योंकि वे लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने एक राक्षस देखा। उसके बाद मैंने उन्हें उस गली में फिर कभी नहीं देखा। मैं मन ही मन खुश हुआ, एक तरफ तो इस वजह से कि बुलाए गए दुष्ट बल ने सच में मेरी मदद की। ये 10 साल पहले की कहानी है। मैं और मेरे 2 अच्छे दोस्त साथ में पैदल यात्रा पर निकले थे। मेरे दोस्त शियाओ होंग का पैर फिसल गया। उसके पैर में मोच आ गई और वह दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। तभी हमने देखा कि दूर एक व्यक्ति आ रहा है। मैंने सहज रूप से उस व्यक्ति से मदद मांगी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे कुछ पछतावा हुआ। वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उससे एक अप्रिय गंध आ रही थी। मैंने उसे हमारी स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके घर में एक दवा का बक्सा है और हमें उसके साथ उसके घर चलने को कहा, ताकि वह शियाओ होंग का साधारण उपचार कर सके। इस वीराने में हमें उस पर विश्वास करना पड़ा। हम उसके घर पहुंचने के लिए काफी देर तक चलते रहे। वह एक जर्जर पुराना घर था। खिड़कियां लकड़ी की पट्टियों से बंद थीं। हम एक कमरे में आए। पहले दर्द से पीड़ित शियाओ होंग को बैठने और आराम करने दिया। जब मैं उस व्यक्ति से दवा का बक्सा लेने जाने की सोच रहा था, मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुल नहीं रहा था। हमने गलियारे में एक आदमी की खुरदुरी आवाज में गाना गाने और कदमों की आवाज सुनी। मैं और छोटा लू भाग निकले, लेकिन छोटा होंग तब से गायब हो गया। आज तक मैं आखिरकार इस बात को कहने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए। कृपया अनजान लोगों पर आसानी से विश्वास न करें।